पाइरूवेट का अपघटन होकर कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखो अब एक बहुत छोटी सी चीज यहाँ पर होती है कि हमारे पास है ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज दैट इज C6H12O6 यहाँ पर हो गया। तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म में जब इसका अपघटन होता है तो ये कितनी ग्लूकोज कितनी कार्बन में टूट जाएगा? 3 कार्बन के अंदर ये टूट जाता है। फिर 3 कार्बन परमाणु अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर सकती है, मतलब यहाँ से 3 अलग अलग प्रकार की रिएक्शन पॉसिबल है। मतलब सबसे पहले 6 कार्बन परमाणु किसके अंदर टूटते हैं? 3 कार्बन परमाणु पाइरूवेट में यहाँ पर टूटते हैं। क्या मिलती है यहाँ से? 3 कार्बन परमाणु पाइरूवेट में टूटकर एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से 3 रिएक्शन होती है ना, 3 बेसिकली रिएक्शन। एक तो ये हो गया अवायवीय श्वसन, अवायवीय यानी कि वायु की अनुपस्थिति में होना। दूसरा वायवीय श्वसन, एरोबिक श्वसन जिसे अपन कह सकते हैं, जो वायु की उपस्थिति में होना। और तीसरी जो रिएक्शन होती है वो होती है कि कम मात्रा में ऑक्सीजन उपस्थित है। 3 तरीके से रिएक्शन पॉसिबल है। सबसे पहले ग्लूकोज जो है या भोजन जो है या 6 कार्बन के परमाणु 3 कार्बन परमाणुओं में यानी कि पाइरूवेट में टूटते हैं, ठीक है। ये पाइरूवेट यहाँ तक हो गया। फिर क्या होगा? इसका अपघटन होगा और अपघटन 3 तरीके से हो सकता है। तो अभी इसने पूछा है कि यदि CO2 जल और ऊर्जा बनती है तो ये प्रोसेस कहाँ पर होगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहली रिएक्शन अभी अपन यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। जैसे कि 3 कार्बन परमाणु हैं, इनका विघटन हुआ, ये किस में टूट गए? CO2 में टूट गए, H2O में टूट गए और यहाँ से हमको ATP के रूप में ऊर्जा मिल गई। ये क्रिया कब होती है? ये क्रिया होती है वायवीय यानी कि हवा की उपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये प्रोसेस हमारी कंप्लीट होती है। जस्ट लाइक कि आपके पास ग्लूकोज है C6H12O6 हो गया, वायु की उपस्थिति में ये टूटेगा, ठीक है। CO2 H2 और ATP का निर्माण होगा। तो ये प्रोसेस कहाँ पर कंप्लीट होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये वाली प्रोसेस आपकी कंप्लीट होगी, ठीक है। जहां पर पर्याप्त मात्रा में क्या उपस्थित होगा? ऑक्सीजन उपस्थित होगा, ठीक है। तो देखो ये वाली रिएक्शन हो गई CO2 H2O और आपके शरीर के लिए क्या मिल जाती है? यहाँ से एनर्जी मिल जाती है। CO2 को वापस से बाहर हमारा शरीर रिलीज कर देता है। कहाँ पर संपन्न होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में ये वाली प्रोसेस संपन्न होगी, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। ये कौन सा श्वसन है? ये वायवीय श्वसन है, एरोबिक श्वसन यहाँ पर है। अब दूसरा अपन देख लेते हैं अवायवीय श्वसन, मतलब वही ग्लूकोज पहले 3 कार्बन परमाणुओं में टूटेगा, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूटेगा, कुछ एनर्जी मिलेगी और फिर वायु की अनुपस्थिति में इसको क्रिया करवाई जाएगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एथेनॉल में, C2H5OH में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से आपको CO2 मिल जाएगी और यहाँ से आपको एनर्जी मिल जाएगी। ये प्रोसेस किस में कंप्लीट होती है? तो ये प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस किसके अंदर देखी जाती है? तो ये प्रोसेस होती है यीस्ट में। यीस्ट में इस तरीके की प्रोसेस कंप्लीट होती है। और O2 की कम मात्रा में, अगर O2 की उपस्थिति कम है, मतलब बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अवेलेबल है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका लैक्टिक एसिड के अंदर और यहाँ से आपको मिल जाएगी एनर्जी। जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपके शरीर से जितनी मात्रा में ऑक्सीजन मिल रही है, पर्याप्त मात्रा में आपकी मांसपेशियों को उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो उस केस में आपके शरीर में क्या बनना स्टार्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको महसूस होती है थकान, ठीक है। तो अभी इसने ये पूछा था कि पाइरूवेट का अपघटन होकर यदि CO2 जल और ऊर्जा बनते हैं तो वो कहाँ पर बनेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अवायवीय श्वसन होगा तो वो कहाँ पर होता है? यीस्ट के अंदर होता है, ठीक है। और O2 की उपस्थिति कम है, ठीक है, कम मात्रा में ऑक्सीजन उपस्थित है, तो ये प्रोसेस कहाँ पर कंप्लीट होगी? तो हमारी जो मांसपेशियां होती है, हमारी जो मसल सेल होती है, उसमें इस तरीके की प्रोसेस कंप्लीट होती है जब हैवी एक्सरसाइज करी जाती है, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप 3 तरीके से ये रिएक्शन होती है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये तीनों रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। दो न्यूरॉन के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? हमारे शरीर में न्यूरॉन्स होते हैं जो सिग्नल भेजने का कार्य करते हैं, है ना। शरीर के अलग अलग हिस्सों से सिग्नल को लेते हैं, ठीक है, ब्रेन से सिग्नल को लेंगे और अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाएंगे। तो जो बीच की दूरी है उसे क्या कहा जाएगा? बीच का जो खाली स्थान होता है, कि जैसे एक न्यूरॉन से दो न्यूरॉन के बीच की जो दूरी है, इसे अपन क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं, ठीक है। अब एक बार अपन डायग्राम से समझ लेते हैं कि कौन से ऑप्शन का मीनिंग क्या होता है। जस्ट लाइक कि अभी एक न्यूरॉन आपके सामने, ऐसे ही कई हजारों लाखों न्यूरॉन जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक न्यूरॉन बॉडी यहाँ पर हो गया, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? तो न्यूरॉन को यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। जैसे शरीर की इकाई कोशिका हो गई, वैसे हमारे पूरे तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या हो जाएगी? आपकी न्यूरॉन यहाँ पर हो जाएगी। अब न्यूरॉन में सबसे पहला भाग आप देखो, है ना, यहाँ से इसकी स्टार्टिंग होगी। ये होते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। डेंड्राइट्स होते हैं, ये क्या करते हैं? ये बेसिकली क्या करते हैं? आवेगों को ग्रहण करते हैं। आवेग बोले तो ये क्या करते हैं? सिग्नल को एक्सेप्ट करते हैं।
ठीक है, सिग्नल को एक्सेप्ट करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? हल्की हल्की पतली बालों जैसी संरचना होती है, ये डेंड्राइट्स होते हैं। यहाँ से सिग्नल आएगा, ये सेल बॉडी होती है, मतलब ये पूरा का पूरा कोशिका शरीर है। ये पूरा का पूरा क्या है? कोशिका शरीर है। ठीक है, सिग्नल यहाँ से आते हुए कोशिका के अंदर एंटर करेंगे, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। यहाँ से होते हुए, है ना, जो कोशिका अपना कार्य करती है पूरा कार्य करेगी और यहाँ से सिग्नल को कहाँ पर भेजेगी? ये बेसिकली एक बस है। इस बस को क्या कहा जाता है? इस बस को कहा जाता है एक्सोन। तो सिग्नल इसमें बैठकर इस जो एंड है ना, इस बॉडी का जो एंड है, यहाँ पर एक्सोन टर्मिनल जो है यहाँ तक पहुंचेंगे। ठीक है, अब पहुंचते किस तरीके से? क्योंकि देखो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए सिग्नल को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो सिग्नल अभी क्या हो चुका है? बस के अंदर बैठ चुका है। ठीक है, सिग्नल बस के अंदर बैठ चुका है और इस प्रकार की ये जो पूरी संरचना है, इस पूरी संरचना को क्या कहा जाएगा? एक्सोन कहा जाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज आ जाती है माइलिन शीट। तो माइलिन शीट का मतलब क्या होता है? ये लिखा हुआ है माइलिन शीट। बेसिकली इसके ऊपर ना फैटी फैटी कोटिंग यहाँ पर चढ़ी हुई रहती है, मतलब हिंदी में कहूँ तो वसायुक्त परत यहाँ पर चढ़ी हुई रहती है। ये वसायुक्त जो परत होती है वो बेसिकली क्या करती है? इम्पल्स को थोड़ा सा बूस्ट कर देती है, जो सिग्नल आया है उसको थोड़ा सा बूस्ट कर देती है, ताकि उसके अंदर अच्छे से मूवमेंट हो पाए, अच्छा सा वो फास्ट हो पाए, ताकि जल्दी से वो टर्मिनल तक पहुंच जाए। ठीक है, एक्सोन कंप्लीट हो गया, डेंड्राइट्स कंप्लीट हो गए। डेंड्राइट सिग्नल को एक्सेप्ट करने वाला। सेल बॉडी, इसके अंदर सोमा यहाँ पर भरा हुआ रहता है, कोशिका द्रव यहाँ पर भरा हुआ रहता है, तो वो सिग्नल कहाँ पर जाएगा? एक्सोन तक जाएगा। एक्सोन एक प्रकार की बस, एक प्रकार का लंबा सा तंत्रिका सिस्टम ही आप समझ लो। उसके अंदर सिग्नल जाएगा और कहाँ तक पहुंचेगा? टर्मिनल तक पहुंचेगा। इन सबके ऊपर माइलिन शीट की कोटिंग चढ़ी हुई रहती है, फैट वसा की ये परत होती है जो इम्पल्स को बूस्ट करती है। ठीक है, उसके बाद जो बीच में आपको गांठों जैसी संरचना यहाँ पर दिखाई दे रही है, बीच में जो खाली स्थान दिखाई दे रहे हैं, इन्हें रेनवियर नोड यहाँ पर कहा जाता है। रेनवियर के नोड क्या करते हैं? जस्ट लाइक कि ये सिग्नल को जंप करवाने में मदद करते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो कि बीच में गठाने, तो सिग्नल यहाँ से पहुंचता है और जैसे ही इस नोड पर आएगा, जैसे ही गांठ पर आएगा, वो थोड़ा सा जंप करने की कोशिश करेगा। तो जैसे उस सिग्नल ने जंप किया, उसको और बूस्ट मिल जाएगा और एनर्जी मिल जाएगी, ताकि जल्दी जल्दी वो कहाँ तक पहुंच पाए? इस टर्मिनल तक पहुंच पाए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई सारी चीजें जो जो भी डायग्राम में लिखी हुई है। डेंड्राइट से गए, सेल बॉडी से होते हुए एक्सोन पर पहुंचे, यहाँ पर माइलिन शीट लगा हुआ है सबके ऊपर। ठीक है, यहाँ पर अपने रेनवियर के नोड से जंप करते हुए सिग्नल हमारा कहाँ पर पहुंच गया? एक्सोन टर्मिनल तक पहुंच गया। टर्मिनल की एंडिंग पर जैसे ही सिग्नल आएगा, तो अभी तक सिग्नल कौन से फॉर्म में था? रासायनिक फॉर्म में था, केमिकल फॉर्म में था। अब अगला वाला जो तंत्रिका तंत्र, या अगला वाला जो हमारा पूरा ये सिस्टम है इसी प्रकार का, ये इसके आगे लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर डेंड्राइट्स है, यही वाला सिस्टम इसके पीछे की साइड ऐड है। तो यहाँ से जो थोड़ी सी गेप होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से चिपके हुए नहीं रहते हैं, इन दोनों के बीच में थोड़ी सी गेप यहाँ पर होती है, तो उसे ही अपन क्या कहते हैं? उसे ही अपन कहते हैं यहाँ पर सिनेप्स। ठीक है, तो यहाँ से सिग्नल क्या होता है? विद्युत आवेग के द्वारा, मतलब बिना एक दूसरे को टच किए, है ना, इलेक्ट्रिक सिग्नल के द्वारा एक एक्सोन टर्मिनल से दूसरे कहाँ पर? डेंड्रॉइट में एंटर कर जाता है। ठीक है, तो यही पूछा गया था कि जो खाली स्थान है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इस खाली स्थान को जाना जाता है सिनेप्स के नाम से। ठीक है, डन, यहाँ तक हो गई सारी चीजें, समझ में आ गया, डेंड्राइट समझ में आ गया, जो कोशिका बॉडी आपको समझ में आ गई, न्यूक्लियस हो गया, एक्सोन यहाँ पर हो गया, माइलिन शीट हो गया, एक और नाम बचा है श्वान सेल करके। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है? ये माइलिन शीट को पूरा कवर करके रखता है। माइलिन शीट को जो प्रोटेक्शन देता है वो कौन देता है? श्वान सेल यहाँ पर देता है। ठीक है, बोल सकते हैं कि माइलिन शीट का पूरा कवर करने का कार्य कौन करता है? श्वान सेल जो होता है वो इसको कवर करने का कार्य करता है। देखो, अब देख लो कि दो हमने क्या करे हुए हैं, नर्व सेल जो है उनको क्या कर रखा है? आपस में जोड़ रखा है। ये एक पूरा हमारा तंत्रिका तंत्र हो गया, ये दूसरा सिस्टम यहाँ पर हो गया। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं रहते, बट फिर भी इस सिग्नल, ये जो एक्सोन टर्मिनल यहाँ पर होगा, यहाँ से दूसरे वाले डेंड्रॉइड तक क्या जाएगा? सिग्नल जाएगा। तो वो किसके द्वारा जाएगा? विद्युत आवेगों के द्वारा यहाँ पर जाएगा, या फिर आप इसको न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ पर कह सकते हो, कि विदाउट टच किए ये एक सिग्नल को, है ना, यहाँ से एंड होते हुए दूसरे की स्टार्टिंग पर भेज देगा। फिर यहाँ पर जहां पर अगर आगे और कनेक्ट होना होगी तो और अपने न्यूरॉन्स कनेक्ट हो जाएंगे, नहीं तो क्या होगा कि सिग्नल को बॉडी के जिस अंग तक पहुंचाना है उस अंग पर जाकर ये सिग्नल को छोड़ देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पूरा तंत्रिका तंत्र यहाँ पर कार्य करेगा। ओके, चलिए अब आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2024 का पेपर कंप्लीट होता है, 23 के कुछ क्वेश्चन अपन कंप्लीट करेंगे। देखो, पूछा क्या गया है, कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है, तो वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर है, आप इसको पानी के साथ क्रिया करवाओ। ठीक है, क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बन जाएगा। जब ये अभिक्रिया होती है
जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ क्रिया करता है तो अधिक मात्रा में क्या निकलती है, ऊष्मा रिलीज होती है। जब बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर ऊष्मा रिलीज होगी तो उसे क्या बोला जाएगा, है ना, उसे बोला जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब क्या होता है, हमारे एक्स को जीवन से क्या कर देना, रिलीज कर देना। जो भी हमारे एक्स से बिल्कुल उनसे कनेक्शन तोड़ लो, उनको हमारी लाइफ से रिलीज कर दो, तो जब भी ये रिएक्शन होगी क्या होगी, ऊष्मा निकलेगी, है ना, तो इसे क्या कहा जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाएगा, या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन आप यहाँ पर कह सकते हो। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर हो गया, ये पानी के साथ क्रिया कर रहा है, मतलब इसे आप क्या कहते हो, क्विकलाइम कहते हो। ठीक है, क्विकलाइम जब पानी के साथ क्रिया करता है तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर निर्मित होगा, स्लैग्ड लाइम यहाँ पर आपका बन जाएगा। ठीक है, सिंपल है, आराम से हो जाएगा। ऊष्मा शोषी क्या होता है, मतलब वो अभिक्रिया कंप्लीट होने के लिए क्या करेगी, उसको ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी। जस्ट लाइक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस यहाँ पर होती है, CO2 होता है, H2 होता है, इसको सनलाइट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मतलब ऊष्मा की जरूरत पड़ी, इस अभिक्रिया को कंप्लीट होने के लिए वायुमंडल से या वातावरण से क्या चाहिए, ऊष्मा चाहिए, तो इसे कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। उदासीनीकरण कब होता है, जब एक एसिड और एक बेस रिएक्शन करके किसका निर्माण करते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर का निर्माण करते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन कब होती है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, या तो ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा हो या फिर हाइड्रोजन को रिड्यूस कर रहा हो, या फिर ऑक्सीजन को रिड्यूस कर रहा हो और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा हो, तो उसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस या फिर रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा गुण धातुओं में नहीं पाया जाता है, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो मेटल में नहीं होती है। ठीक है, विद्युत चालकता, धातु है विद्युत की चालक होती है। डक्टिलिटी, धातु एक तन्य यहाँ पर होती है, पतले पतले तारों में उसको ढाला जा सकता है। ब्रिटलनेस की धातु इजीली टूट जाती है, भंगुरता ब्रिटलनेस उसके अंदर होती है, तो नहीं, ये वाला गुण किसका है, ये वाला गुण यहाँ पर नॉन मेटल का है कि अधातुएं जो होती है, नॉन मेटल जो होती है, वो भंगुर ब्रिटल यहाँ पर होती है। और आघातवर्धनीयता, मेलिबिलिटी का गुण इसके अंदर पाया जाता है, आघातवर्धनीय होती है, तो ये भी किसका गुण है, मेटल का गुण है। तो कौन सा गुण धातु में नहीं पाया जाता है, तो ब्रिटलनेस नहीं पाई जाती है, मेलिबिलिटी हो गई, डक्टिलिटी हो गई, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हो गई, ये सारे गुण किसके हैं, धातुओं के यहाँ पर हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, श्वसन की जो प्रोसेस होती है वो किस प्रकार की प्रोसेस यहाँ पर होती है, मतलब एक श्वसन की, रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होगी वो किस प्रकार की होगी, ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है, ये उत्सर्जन है। उत्सर्जन मतलब एक्सकर्शन प्रोसेस हो सकती है, या फिर किसी भी प्रकार से अवशोषण की प्रोसेस हो सकती है। देखो, श्वसन की जो प्रोसेस होती है वो किस प्रकार की प्रोसेस होगी, आप खुद बनाओ, है ना, अपनी नॉर्मल रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करो, किस प्रकार से आप इसको कंसीडर करना प्रेफर करोगे। जैसे अभी अपन ने कोशिकीय श्वसन की प्रोसेस करी थी, ठीक है, तो हमेशा यहाँ पर क्या होगा, हमको एनर्जी मिलती है, कब, जब ये ऑक्सीजन का प्रयोग करती है। ठीक है, तो श्वसन की प्रोसेस में क्या किया जाता है, भोजन का ऑक्सीडेशन यहाँ पर होगा, जस्ट लाइक अभी अपन ने किया ही था, C6 जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही थी, C6H12O6 यहाँ पर हो गया, हमने ऑक्सीजन का प्रयोग किया, इससे हमने किसको को बनाया, CO2 को बनाया, H2O को बनाया, और यहाँ से हमको ATP के फॉर्म में क्या मिल गई, ऊर्जा मिल गई। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब ऑक्सीजन का योग यहाँ पर हुआ, तो ये ऑक्सीकरण की प्रोसेस यहाँ पर हो गई। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये कौन सी प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है। इसके अलावा इसे आप क्या नाम दे सकते हो, इसे आप एक्सोथर्मिक भी दे सकते हो। एक्सोथर्मिक मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह सकते हो, क्योंकि जब ये अभिक्रिया हुई, इसने क्या करा, एनर्जी को रिलीज करा, है ना, वातावरण में एनर्जी को रिलीज करा। दैट मीन्स ये कौन सी प्रोसेस हो गई, आपकी एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी हो गई। तो कई सारे नाम यहाँ पर एक अभिक्रिया के एक से ज्यादा नाम हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन में क्या दे रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है ना, सिर्फ इन 5 साल के पेपर की बात करूं तो 2 बार पूछा जा चुका है। अमीबा में किस प्रकार का प्रजनन यहाँ पर होता है, अमीबा जो अपना रिप्रोडक्शन करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, बडिंग, स्पोर, बाइनरी फ्यूजन या फिर बहुखंडन के द्वारा करते हैं। तो हमेशा याद रखना कि अमीबा में जो प्रजनन यहाँ पर होगा वो कौन सा वाला होगा, द्विविखंडन यहाँ पर होगा, मतलब बाइनरी फ्यूजन यहाँ पर होगा। बाइनरी फ्यूजन कैसे, जैसे लाइक कि आपका अमीबा है, ठीक है, ये क्या करेगा, द्विविखंडन यहाँ पर करता है, मतलब इसके जब क्या बोलेंगे, अपने जो डॉटर सेल होगी वो 2 यहाँ पर बनेगी, इन 2 से फिर 4 का निर्माण होगा, 4 से 8 का निर्माण होगा, है ना। बाइनरी का मतलब यही होता है कि 0 और 1, बाइनरी फॉर्म जो अपन कंप्यूटर में देखते हैं 0 और 1 होता है। तो अमीबा किस तरीके से प्रजनन करता है, द्विखंडन के द्वारा या बाइनरी फ्यूजन के द्वारा ये प्रजनन करता है। ऐसे ही सेम लेशमानिया भी होता है, ठीक है, ये भी कैसे प्रजनन करता है, तो ये भी बाइनरी फ्यूजन के थ्रू ही प्रजनन करता है, मतलब एक अमीबा 2 संतति को यहाँ पर उत्पन्न करेगा, इस तरीके से इनका आगे का रिप्रोडक्शन होगा।
तो कली के द्वारा कौन करता है? कली के द्वारा आपका करेगा, या जिसे अपन बडिंग कहते हैं, तो जो जितने भी यीस्ट होते हैं वो क्या करते हैं कली के द्वारा, जैसे ये अपना यीस्ट हो गया, इस पर एक कली लगी, ठीक है, इस तरीके से इसके ऊपर एक बर्ड आया, इससे ये जब इससे अलग होगा तो ये अपने आप में एक न्यू संतति बन जाएगी, तो इस पर इस तरीके से बर्ड निकलते हैं और वो इस तरीके से नई संतति को उत्पन्न करते हैं। तो ये इसके कॉमन एग्जाम्पल अपन यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बचा है? स्पोर। स्पोर के द्वारा जो प्रजनन करता है वो कौन कर पाएगा? स्पोर के द्वारा जो जनन होता है वो कौन कर सकता है? जैसे आपने राइजोपोरस का नाम सुना होगा, है ना, राइजोपोरा जो हो गए वो इसी तरीके से प्रजनन करते हैं। और कोई एग्जाम्पल इसका? फंगस। फंगस भी क्या करते हैं? अपने स्पोर्स को रिलीज करते हैं और इसी के थ्रू वो क्या करते हैं? नई संतति को उत्पन्न करते हैं। बहुविखंडन जो होता है, मल्टीपल फ्यूजन जो होगा वो किसके अंदर होगा? मतलब एक से ही कई सारी संतति उत्पन्न हो सकती है ना, कि कई बार इसमें नाभिक कई बार विभाजित होकर नई नई कोशिकाओं में टूटकर नई संतति को ये उत्पन्न कर देगा, यानी कि जो मल्टीपल फ्यूजन की प्रोसेस होती है वो किसमें हो सकती है? तो प्लाज्मोडियम आप एक एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। प्लाज्मोडियम का एक एग्जांपल आप यहाँ पर ले सकते हो। प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फ्यूजन की प्रोसेस होती है। बाइनरी फ्यूजन किसमें हो जाएगा? अमीबा में यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या बच रहा है? स्पोर्स। स्पोर्स के थ्रू कौन करेगा? तो फंगस आप यहाँ पर लिख लो, ठीक है। और जो बडिंग की प्रोसेस होगी वो किसके अंदर होती है? बडिंग की प्रोसेस यहाँ पर यीस्ट के अंदर होती है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? और किसके अंदर होती है? तो हाइड्रा में भी होती है, ठीक है। तो लगभग सबके दो दो एग्जाम्पल अपने पास है कि बडिंग यीस्ट और हाइड्रा जो होते हैं बर्ड के थ्रू यहाँ पर नई संतति को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है इन्फिनिटी यहाँ पर होती है, ठीक है। बड़े से कांच से गोलाकार दर्पण से उसको काटा जाता है तो इन्फिनिटी वक्रता त्रिज्या, अगर वक्रता त्रिज्या इन्फिनिटी तो डेफिनेटली फोकस दूरी भी कितनी होगी? इन्फिनिटी यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि अगर अपन देखते हैं तो वक्रता त्रिज्या ट्वाइस ऑफ फोकस दूरी होता है। अगर वक्रता त्रिज्या इन्फिनिटी है तो फोकस भी कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी, अनंत यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। फोकस दूरी अनंत हो गई। प्रतिबिंब सेम साइज का बनता है, सेम आकार का यहाँ पर बनता है, वस्तु जितनी दूरी पर है प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब आभासी एंड सीधा यहाँ पर बनता है, ठीक है। प्रतिरोध की इकाई, रेजिस्टेंस की इकाई क्या कहलाती है? तो रेजिस्टेंस की इकाई क्या हो जाएगी? ओम यहाँ पर हो जाएगा। ओम के नियम को अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ओम का नियम हम लोग यहाँ से निकालते हैं, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी बाय आई यहाँ पर हो जाएगा, जहां पर वी आपका वोल्टेज हो जाएगा, आई आपका क्या हो जाएगा? करंट हो जाएगा। कैसे निकाला जाता है? तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? करंट के। तो जब आप ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट यूज करते हैं जिससे अपन क्या कहते हैं? प्रतिरोध यहाँ पर कहते हैं, रेजिस्टेंस यहाँ पर कहते हैं। तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस का मात्रक निकल कर आता है वो क्या हो जाएगा? आपका ओम हो जाएगा। वोल्ट किसका मात्रक होता है? वोल्टेज का मात्रक होता है, ठीक है। वॉट किसका मात्रक होता है? पावर, शक्ति का मात्रक यहाँ पर होता है। ओम किसका मात्रक हो गया? रेजिस्टेंस का हो गया। और एम्पियर किसके लिए अपन यूज करते हैं? करंट के लिए यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। डन। चलो अगला देखिएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण। हमने इलेक्ट्रिसिटी दी, उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये किसके द्वारा किया जाता है? अमीटर तो करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अमीटर किसका यूज करता है? मतलब करंट अगर चेक करना है तो अमीटर के थ्रू यूज करेंगे, वोल्ट मीटर के थ्रू वोल्टेज को मेजर करेंगे। अमीटर को हमेशा किस में लगाना चाहिए? सीरीज में लगाना चाहिए। वोल्ट मीटर को किस में लगाना चाहिए? हमेशा पैरेलल में, समांतर में यहाँ पर लगाना चाहिए, ठीक है, तभी वो एग्जैक्ट वोल्टेज को मेजर करेगा। ये बेसिक चीजें हो गई। अमीटर गलत हो गया। विद्युत जनरेटर का प्रयोग किया जाता है क्या? कि जो विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करेगा? यांत्रिक ऊर्जा में यहाँ पर कन्वर्ट करेगा, ठीक है। विद्युत मोटर तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर बेसिकली यहाँ पर क्या करता है? वही छोटी मात्रा में भी करंट को मेजर करने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। अब इसने बोला कि हम विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं, वो उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तो यहाँ पर कौन कर सकता है? विद्युत मोटर कर सकता है। कौन से कंसेप्ट पर कार्य करता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे, लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर ये कार्य करता है। जनरेटर इसी का उल्टा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ये कौन से कंसेप्ट के ऊपर कार्य करता है? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के ऊपर ये कार्य करता है, राइट हैंड रूल के ऊपर ये कार्य करता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो अभी इसने विद्युत को यांत्रिक में पूछा था तो आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो मनुष्य होता है वो किस प्रकार का? पूरे अगर इकोसिस्टम की बात करें, फूड चेन, वुड वेब की बात करें, तो उसमें जो मनुष्य है वो कौन सी कैटेगरी में आएगा?
क्या मनुष्य उत्पादक हो सकता है? उत्पादक तो केवल और केवल प्लांट्स, पेड़ पौधे जो होते हैं वो उत्पादक होते हैं, जो सनलाइट का यूज करके क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। तो प्रोड्यूसर तो वही है, स्टार्टिंग जो हो रही है वो वहीं से हो रही है। शाकाहारी वेजिटेरियन जो केवल इन पेड़ पौधों को खाकर अपना जीवन सर्वाइव करते हैं, जैसे हिरण और कुछ ऐसे शाकाहारी जीवों को आप ले सकते हो। मांसाहारी केवल मांस को यहाँ पर खाएंगे। ओमनिवोरस जो शाकाहारी मांसाहारी दोनों चीजों का जो है वो सेवन करेंगे, जस्ट लाइक कि वो बीज पेड़ पौधों को भी खाएंगे, प्लस यहाँ पर नॉन वेजिटेरियन भी होंगे, तो उसमें आप कंसीडर कर सकते हो ह्यूमन, डॉग एंड इन सबको। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कि कौन सी कैटेगरी में आएगा, ये सर्वाहारी ओमनिवोरस कैटेगरी में आएगा, पौधों और जानवरों दोनों का सेवन करता है, इसीलिए इसे ओमनिवोरस कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे 2023 का पेपर कंप्लीट होता है। अब 2022 के कुछ क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट करते हैं। देखो पूछा क्या गया है, जब पतला हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके सामने, ठीक है, HCl आपके सामने है, पतला क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें कुछ मात्रा में पानी ऐड किया गया, डिल्यूट इसको कर दिया गया है कंसंट्रेटेड से। तो HCl के अंदर लोहे के बुरादे मिलाए गए हैं। HCl सॉल्यूशन यहाँ पर है, यहाँ पर लोहे का थोड़ा सा जो बुरादा है, आयरन फिलिंग जो है वो ऐड किया गया है। तो क्या ये रिएक्शन होगी क्या, देखो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनेगा, क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे। ठीक है, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, आयरन लवण और पानी यहाँ पर बनेगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं, पहले हम वो तो कंफर्म कर ले। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कि लोहा और हाइड्रोजन में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लोहा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दैट मीन्स कि ये क्लोरीन को अपने साथ लेकर आ जाएगा। मतलब ये आपको याद आ रहा है, ये विस्थापन अभिक्रिया हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, कि यहाँ पर ए बी जो है वो सी के साथ क्रिया कर रहा है, तो बी सी के साथ जुड़ गया, ए यहाँ पर अकेला रह गया, उसी प्रकार से रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, FeCl2 आयरन क्लोराइड फेरिक क्लोराइड यहाँ पर बन जाएगा, और हाइड्रोजन अलग हो जाएगी। बस आप चाहे तो इसको बैलेंस कर लो। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस आपको मिल गई और आयरन क्लोराइड आपको यहाँ पर मिल गया। अगर आपको मेटल नॉन मेटल का वो वाला क्लास याद आ रहा है, तो आपको याद आ गया होगा कि हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कि जब कोई मेटल किसी एसिड के साथ, यानी कि जब धातु अम्ल के साथ क्रिया करती है, तो वो अपने क्लोराइड यहाँ पर बना देती है और क्या कर देती है, हाइड्रोजन गैस को यहाँ पर रिलीज कर देती है। मतलब यहाँ से अपने वो क्या करेगी, सॉल्ट बना देगी और क्या कर देगी, हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर HCl की जगह H2SO4 भी हो सकता था, सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता था, तो यहाँ से क्या बन जाता, FeSO4 बन जाता, और उस केस में भी क्या होता, आपकी हाइड्रोजन यहाँ से अलग हो जाती। तो मेटल प्लस एसिड इन दोनों के रिएक्शन से हमेशा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है। हाइड्रोजन गैस यहाँ से हमको मिल गई और आयरन क्लोराइड यहाँ से मिल गया। ये ऑप्शन गलत है, आयरन हाइड्रोक्साइड, क्योंकि OH वाली चीज तो यहाँ पर कहीं से कहीं तक है नहीं। अभिक्रिया पॉसिबल है क्योंकि लोहा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये Cl को अपने साथ लेकर आ जाएगा। आयरन का लवण और पानी तो बन ही नहीं रहा, तो ये वाली चीज गलत हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हाईली रिएक्टिव मेटल यहाँ पर कौन सी है, तो आप जरूर से 5 मिनट सेशन में शॉर्ट ट्रिक को यूज करें, है ना, जिसमें हमने ये पढ़ा था, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी केयरलेस जेब्रा इंस्टेड आई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। यहाँ पर हर एक लेटर अपने आप में एक एक मेटल को बता रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, एक ही लिखती हूँ, ठीक है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग, है ना, मी, है ना, ये एक नॉर्मल अपना लेटर वाली चीज हो गई, है ना, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी से अपन इसको समझते हैं। तो पी से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो सबसे ऊपर है वो हाईली रिएक्टिव होगा प्रकृति में, पी से हमारा पोटेशियम यहाँ पर हो जाएगा, एस से अपना क्या हो जाएगा, सोडियम यहाँ पर हो जाएगा, सी ए से अपना कैल्शियम यहाँ पर हो जाएगा, एम मी, है ना, मी से क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे आपकी रिएक्टिविटी सीरीज बनती जाएगी। ठीक है, तो उसको लाइन से याद रखने का ही तरीका है। अब आप देखो यहाँ पर सोना दे रखा है, गोल्ड दे रखा है, सिल्वर दे रखा है, एजी और कॉपर यहाँ पर दे रखा है, तो डेफिनेटली इन चारों में से सोडियम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, उससे कम कॉपर हो जाएगा, और सिल्वर और गोल्ड ऐसे की प्रकृति में क्रियाशील है ही नहीं, ये मुक्त अवस्था में यहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये दोनों तो लिस्ट रिएक्टिव से भी नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या हो जाएगा, सोडियम हाईली रिएक्टिव होता है, पानी हवा सबके साथ क्रिया कर लेता है, इसीलिए इसको कहाँ पर रखा जाता है, कैरोसिन के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है,